हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 यूनिट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज द केनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इस यूनिट की हमने ऑलरेडी पार्ट 1 बना लिया था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इक्विलिब्रियम विथ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आप टू सेक्टर में कैसे इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकते हो, राइट। टू सेक्टर में इक्विलिब्रियम में आप कब पहुंचते हो? जब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। लेकिन देखिए, ये जो आपका इक्विलिब्रियम है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो। देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? फुल एम्प्लॉयमेंट, देखिए, अगर आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई उस लेवल पे है जहाँ पे आपके जो लोग हैं वो फुली एम्प्लॉयड है, आपकी इकोनॉमी में सारे लोग एम्प्लॉयड है, आप सारे रिसोर्सेज यूज करके जो मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हो, अगर आप वो बना रहे हो तो हम उसे कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। ठीक है, जैसे कि लेट्स से अगर आप मैक्सिमम 100 यूनिट्स बना सकते हो आपकी इकोनॉमी में, ठीक है, आपके सारे लेबर्स एंड रिसोर्सेज यूज करके यू कैन मेक 100 यूनिट्स एट द मैक्स, तो इसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, या फिर इसे हम कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी या फिर पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है, तो अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई इस लेवल पे है, पोटेंशियल जीडीपी या पोटेंशियल आउटपुट में है, एंड आपकी डिमांड इसके बराबर हो जाता है, तो इसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसा इक्विलिब्रियम एक इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप के लोग फुल्ली एम्प्लॉयड है, आपके रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, एंड आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ठीक है, लेकिन देखिए, इकोनॉमी में हमेशा इसी लेवल पे इक्विलिब्रियम हो, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में ही इक्विलिब्रियम हो, ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभार इक्विलिब्रियम ना ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर भी हो जाता है, और कभी कभार इससे नीचे भी हो जाता है। ठीक है, कीन्स यही कह रहे। देखिए, an important point to remember is that Keynesian equilibrium with equality of planned aggregate expenditure and output, देखिए, planned aggregate expenditure मतलब aggregate demand and output मतलब aggregate supply। ठीक है, तो ये aggregate demand and aggregate supply जब भी बराबर होते हैं, तो that does not mean कि ये it need not take place at full employment, ये हमेशा full employment level पे ही बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इफ द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन यानी कि एग्रीगेट डिमांड लाइन इंटरसेक्ट्स द 45 डिग्री लाइन यानी कि एग्रीगेट सप्लाई लाइन एट द लेवल ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, देन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर ये पोटेंशियल जीडीपी पॉइंट में मीट करे, यानी कि जितना आप मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हो इकोनॉमी में, तो वहीं पे अगर ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये सबसे बेस्ट होता है इकोनॉमी के लिए। देखिए, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो रिसेशन, ठीक है, कोई यहाँ पे रिसेशन नहीं है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज एट अ नेचुरल रेट। यहाँ पे तभी अनएम्प्लॉयमेंट होगा अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो, या ऐसे मतलब थोड़े टाइम के लिए कोई अनएम्प्लॉयड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई लंबे समय के लिए काम ढूंढ रहा है और उसे काम ही नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट इस सिचुएशन में आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन देखिए, हमेशा इस लेवल पे इक्विलिब्रियम वो जरूरी नहीं है, बट देयर इज नो गारंटी दैट इक्विलिब्रियम विल अकर एट द पोटेंशियल जीडीपी लेवल ऑफ आउटपुट। The economy can settle at any equilibrium which might be higher or lower than the full employment equilibrium। ठीक है, तो हमेशा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में ही सेटल नहीं होती। कभी कभार जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इससे हायर भी सेटल होगी, और कभी कभार इससे लोअर भी सेटल होगी। ठीक है, अब किस सिचुएशन में हायर में होती है, किस सिचुएशन में लोअर में होती है, तो चलिए अब वो हम देखते हैं। सो डिफ्लेशनरी गैप, देखिए, डिफ्लेशनरी गैप कब आता है? जब आपका जो एग्रीगेट डिमांड है इट इज लेस देन योर पोटेंशियल जीडीपी या फिर पोटेंशियल आउटपुट। देखिए, पोटेंशियली आप कितना आउटपुट बना सकते हो, कितना आप
एग्रीगेट सप्लाई बना सकते हो। अगर आपका डिमांड उससे कम है तो उसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। मान लीजिए पोटेंशियली अगर आपने सारे लोगों को एम्प्लॉय किया एंड सारे रिसोर्सेज को यूज किया तो आप 100 यूनिट्स बना सकते हो, लेकिन आपका एग्रीगेट डिमांड सिर्फ 80 यूनिट्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका डिमांड कम है एज कंपेयर टू योर फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई। तो इस सिचुएशन को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है। देखिए, इफ द एग्रीगेट डिमांड is for an amount of output less than the full employment level of output, then we say there is deficient demand. Deficient demand क्योंकि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपका डिमांड कम है as compared to your potential aggregate supply, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं deficient demand. Deficient demand gives rise to a deflationary gap or recessionary gap. Recessionary gap, also known as contractionary gap, arises in the Keynesian model of macroeconomy when the equilibrium level of aggregate production achieved in the short run falls short of what could be produced at full employment. देखिए इसका क्या मतलब है कि what could be produced at full employment मतलब आपका full employment level of output है ना। तो मान लीजिए आपका full employment level of output 100 यूनिट्स है, यानी कि अगर आप इकोनॉमी में सारे लोगों को एम्प्लॉय करोगे तो आप 100 यूनिट्स बना सकते हो, लेकिन आपका डिमांड इकोनॉमी में सिर्फ 80 यूनिट्स ही है। तो यहाँ पे देखो डिमांड, जो ये डिमांड है एंड जो आपका पोटेंशियल जीडीपी या एग्रीगेट सप्लाई पोटेंशियल सप्लाई है उसमें यहाँ पे फर्क आ रहा है ना। तो इसी गैप को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है। अब डिफ्लेशनरी गैप के कई सारे और नाम भी है, जैसे कि रिसेशनरी गैप या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी आप इसे कह सकते हो। एंड यूजुअली ये कब होता है, जब इकोनॉमी रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा होता है ना, तब होता है। क्योंकि आपको याद होगा रिसेशन बिजनेस साइकिल पढ़ते वक्त कि देखिए रिसेशन के टाइम में क्या होता है, आपका एग्रीगेट डिमांड कम होने लग जाता है ना। तो यहाँ पे भी डिफ्लेशनरी गैप के टाइम में भी क्या हो रहा है, आपका एग्रीगेट डिमांड जो है इट इज लेस देन योर एग्रीगेट सप्लाई, है ना। तो इसलिए यहाँ पे डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आ रही है। देखिए, अब जब भी आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होती है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, तो प्राइस में क्या होगा, प्राइस में प्रेशर अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, प्राइस में प्रेशर यहाँ पे डाउनवर्ड होगा, है ना। और इसी को हम कहते हैं डिफ्लेशन, यानी कि प्राइस का गिरना, ओके। तो जब आपकी सप्लाई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिमांड या डिमांड कम होती है एज कंपेयर टू सप्लाई, सो इन दैट केस प्राइस में डाउनवर्ड प्रेशर होता है, उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। एंड ये जो आपका पोटेंशियल जीडीपी एंड डिमांड के बीच में डिफरेंस है ना, ये गैप है, इसी को हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, ठीक है। ओके, सी रिसेशनरी गैप occurs when the economy is in a business cycle contraction or recession. जब बिजनेस साइकिल आपका कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन फेज में हो तो तब डिफ्लेशनरी गैप आता है। तो चलिए अब डिफ्लेशनरी गैप को हम एक बार ग्राफिकली कैसे ये दिखता है वो हम एक बार देखते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द फिगर फॉर डिफ्लेशनरी गैप। फिगर देख के आप घबराइए नहीं, ठंडे दिमाग से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है, आउटपुट या फिर इनकम, एंड वाई एक्सिस में क्या है आपका एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब ये जो 45 डिग्री लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है आपका एग्रीगेट सप्लाई, है ना। और जो ये C+I है ये रिप्रेजेंट करता है आपका एग्रीगेट डिमांड, एंड जो ये डॉटेड C+I है ना ये आपका रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एक्चुअल में इतना नहीं है लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर इतना होता तो क्या होता, ओके। सो ये तीनों लाइन आपने समझ लिया। नाउ अब ये देखिए, अब ये जो क्यू एस्ट्रिक है ना यहाँ पे, ये दिस रिप्रेजेंट्स योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जो आपका पोटेंशियल जीडीपी है, पोटेंशियल आउटपुट है, ये वो रिप्रेजेंट करता है। आप अपने सारे लेबर्स अगर एम्प्लॉय करोगे तो कितना मैक्सिमम आउटपुट बन सकता है, ठीक है। तो वही फुल एम्प्लॉयमेंट या पोटेंशियल आउटपुट इज क्यू। अब देखिए इस लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका एग्रीगेट सप्लाई कितना है। देखिए इस लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका एग्रीगेट सप्लाई है इज एट पॉइंट F, है ना। पॉइंट F में आपका एग्रीगेट सप्लाई है। अब अगर
आपका जो एग्रीगेट डिमांड लाइन है वो यहीं पे मीट करता है एग्रीगेट सप्लाई को, फिर तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाती। फिर क्या होता, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमें मिल जाता, इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट होता। तो इसलिए देखिए हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि काश एग्रीगेट डिमांड भी हमारा यहीं पे मिल जाता, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा एग्रीगेट डिमांड लाइन है वो पॉइंट एफ पे मीट नहीं कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई लाइन को, है ना। हमारा एग्रीगेट डिमांड फॉर दिस लेवल ऑफ आउटपुट, हमारा एग्रीगेट डिमांड है एट पॉइंट जी, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, है ना। देखिए एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई पॉइंट एफ पे है एंड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड पॉइंट जी पे है। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई इज हायर देन योर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एंड जो ये दोनों के बीच में जो गैप है इसी को हम यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है। ओके देखिए अब डिफ्लेशनरी गैप में आपको इतना तो पता चल गया कि एग्रीगेट डिमांड विल बी लोअर देन एग्रीगेट सप्लाई, है ना। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, देखिए व्हेनेवर योर एग्रीगेट डिमांड इज लोअर, अब आपके सप्लाईज क्या करेंगे, अपना सप्लाई भी कम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करके उनको क्या फायदा, क्यू लेवल पे प्रोड्यूस करके उनको क्या फायदा जब उनकी गुड्स की इतनी डिमांड है ही नहीं, है ना। तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना सप्लाई यहाँ पे डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज होगा तो क्या होगा, देखिए आपकी नेशनल इनकम डिक्रीज होगी, है ना। नेशनल इनकम डिक्रीज होगी तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो डिक्रीज होगी, डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी कम करेंगे। तो इस वजह से देखिए लोगों की डिमांड भी कम होगी और दोनों कम होते होते एक पॉइंट में मिलेंगे ई, और यही आपका फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो देखिए डेफिशिएंट डिमांड पे आपने देखा जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, इट इज एट लोअर देन योर पोटेंशियल जीडीपी। देखिए पोटेंशियल जीडीपी में जो इक्विलिब्रियम होता वो यहाँ पे होता पॉइंट एफ पे, है ना। लेकिन क्योंकि आपकी डिमांड कम है तो इक्विलिब्रियम काफी नीचे हो रहा है आपके पोटेंशियल जीडीपी लेवल से, ठीक है। तो यही होता है डिफ्लेशनरी गैप में, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो पोटेंशियल आउटपुट लेवल पे नहीं होता, उससे कम में होता है। पोटेंशियल आउटपुट एफ पे था लेकिन अब इक्विलिब्रियम आपका ई पॉइंट में हो रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड डिफ्लेशनरी गैप। ओके अब बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप की। ओके तो इन्फ्लेशनरी गैप अब क्या होता है, ये बिल्कुल उल्टा होता है रिसेशनरी गैप की, है ना। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, जो आपका एग्रीगेट डिमांड है इट इज हायर देन योर पोटेंशियल जीडीपी या फिर हायर देन योर मैक्सिमम पोटेंशियल एग्रीगेट सप्लाई जो आप फुल एम्प्लॉयमेंट में अचीव कर सकते हो, ठीक है। देखिए इफ द एग्रीगेट डिमांड इज फॉर एन अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट इज ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट देन वी से देयर इज एक्सेस डिमांड। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट आपका एग्रीगेट सप्लाई मैक्सिमम हो सकता था 100 यूनिट्स, ठीक है, लेकिन आपका एग्रीगेट डिमांड अगर 150 यूनिट्स है, सो इट इज हायर, राइट। और यही जो गैप है इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। देखिए एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप which is the amount by which the actual aggregate demand exceeds the level of aggregate demand required to establish full employment equilibrium। देखिए यहाँ पे हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कितनी है 150 यूनिट्स है ना, लेकिन हमारा पोटेंशियल आउटपुट कितना है 100 यूनिट्स। तो अगर हमें ये पोटेंशियल आउटपुट पे ही इक्विलिब्रियम करना होता तो हमें 100 यूनिट्स की ही डिमांड चाहिए थी, राइट। That was our required aggregate demand 100 units, लेकिन हमारा actual aggregate demand कितना है 150 units. So our actual aggregate demand is higher than your required aggregate demand to establish full employment equilibrium, ठीक है। और यही जो गैप है इसी को हम कहते हैं inflationary gap, okay? Okay, this sort of gap tends to occur during a business cycle expansion and sets in motion forces that will cause demand pull inflation। तो ये कब होता है inflationary gap, ये expansion phase में होता है, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है कि expansion phase में आपका aggregate demand तेजी से rise करता है ना, तो ये aggregate supply को exceed कर जाता है एंड यहाँ पे क्या होता है inflation हो जाता है। देखिए जब भी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट होता है ना, प्राइस इंक्रीज होता है चीजों की,
और उसी को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इतना आपने समझ लिया इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में। अब इसको भी हम फिगर में एक बार ग्राफिकली एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, जो ये 45 डिग्री लाइन है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एग्रीगेट सप्लाई लाइन। ठीक है, एंड जो ये C+I0 है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एग्रीगेट डिमांड लाइन। एंड जो C+I1 है, दिस रिप्रेजेंट्स योर इमेजिनरी एग्रीगेट डिमांड लाइन। ठीक है, अब देखिए अगेन जो ये Q एस्ट्रिक है ना, दिस रिप्रेजेंट्स योर फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, यानी कि आपका जो पोटेंशियल जीडीपी है, मैक्सिमम जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप देखो, आपका एग्रीगेट सप्लाई कहाँ पे है? आपका एग्रीगेट सप्लाई पॉइंट F पे है ना। अब हम चाहेंगे कि हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को यहीं पे मीट करे एंड यहीं पे इक्विलिब्रियम हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे इमेजिनरी एग्रीगेट डिमांड लाइन बना दिया। लेकिन देखिए, हमें पता है कि जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट में आपका एक्चुअल डिमांड इज एट पॉइंट G। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है योर एक्चुअल डिमांड इज हायर देन योर एक्चुअल सप्लाई, और इन दोनों के बीच जो गैप है इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे होगा? अब बिकॉज यहाँ पे डिमांड हायर है कंपेयर टू सप्लाई, तो सप्लाईज अब क्या करेंगे? अपनी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अब सप्लाई इंक्रीज होगी तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, फिर लोगों के पास ज़्यादा इनकम होगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो दोनों इंक्रीज होते होते दे विल मीट एट पॉइंट E, एंड यहीं पे नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। देखिए हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ बनना था? पॉइंट F पे बनना था, लेकिन हमारा डिमांड हायर था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं बन पाया। इक्विलिब्रियम जाके बना एट पॉइंट E, विच इज हायर देन योर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम। जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल था उसे कहीं ऊपर जाके हमारा एक्चुअल में इक्विलिब्रियम यहाँ पे बना है। तो ये होता है इन्फ्लेशनरी गैप के केस में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको पूछनी चाहिए मुझसे कि मैंने कहा है कि ये आपका मैक्सिमम आउटपुट लेवल यहाँ है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी मैक्सिमम जितना आप आउटपुट बना सकते हो वो Q एस्ट्रिक रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने कहा कि आप एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करोगे, तो जब यहीं पे आपका मैक्सिमम है तो फिर आप और कैसे इंक्रीज करोगे? क्योंकि यहाँ पे तो आपने अपना सारा रिसोर्सेज यूज कर दिया, सारा लेबर एम्प्लॉय करके ही आप मैक्सिमम इतना बना पा रहे हो, तो फिर ये सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज कैसे हुआ? तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ है ना, आपकी एक्चुअल जो रियल सप्लाई है ना वो इंक्रीज नहीं हुई है, जो सिर्फ नॉमिनल सप्लाई है ना वही इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या है? देखिए आप आउटपुट तो आप मैक्सिमम 100 यूनिट्स ही बना सकते हो, क्योंकि आपने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए, सारे लेबर्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का आउटपुट है। ठीक है, तो 100 यूनिट्स ही आप बना सकते हो। लेकिन मान लीजिए ये जो 100 यूनिट्स है ना, इनकी अभी प्राइस ₹10 पर यूनिट है। ठीक है, तो टोटल आपका एग्रीगेट सप्लाई कितना हुआ? ₹1000। लेकिन देखिए जब डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस में क्या होता है? अपवर्ड प्रेशर होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे आपकी प्राइस राइज हो जाती है एंड अब आपकी एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो गई? 1500। तो देखिए यहाँ पे जो नॉमिनल एग्रीगेट सप्लाई है ना वो राइज हुई है आपकी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको सप्लाई ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। लेकिन जो आपकी रियल सप्लाई है, यानी कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो अभी भी सेम है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट तो प्रोड्यूस कर ही रहे हो, तो नंबर पे आप ऊपर नहीं जा सकते, आप सिर्फ प्राइस पे ऊपर जा सकते हो, जिसकी वजह से आपकी नॉमिनल सप्लाई आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने कहा कि आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी ना, तो यहाँ पे यानी कि आपकी नॉमिनल सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, एंड ये आपकी डिमांड को मीट करेगी एट पॉइंट E, जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगी। अब यही पॉइंट को ना आपके बुक में थ्योरी में लिखी हुई है, तो एक बार उसको भी हम पढ़ लेते हैं। द रियल आउटपुट विल बी कांस्टेंट, बट द राइज इन प्राइस लेवल will cause an increase in the nominal output until the new equilibrium is reached at point E. At the new equilibrium, real output
real income and employment will be the same, but nominal output and income has increased due to inflation. तो ये रियल आउटपुट सेम रहेगा, ये आपने समझ लिया होगा. एम्प्लॉयमेंट भी सेम रहेगी क्योंकि ऑलरेडी आपने फुल्ली एम्प्लॉय कर लिया है लोगों को, राइट? उससे ज़्यादा आप एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हो? सो एम्प्लॉयमेंट भी सेम रहेगा. अब रियल इनकम कैसे सेम रहेगा? देखिए, आप पहले कितने यूनिट्स खरीद पा रहे थे आपने इनकम से? 100 यूनिट्स खरीद पा रहे थे क्योंकि इतना ही आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है ना? अब जब आप न्यू इक्विलिब्रियम में पहुंचे हो तब भी नंबर ऑफ यूनिट्स तो अभी भी 100 ही है ना. नंबर ऑफ यूनिट्स आप इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, तो अभी भी जो आपका इनकम है उससे आप 100 यूनिट्स ही खरीद पा रहे हो, तो आपका परचेजिंग पावर तो सेम है अभी भी, ठीक है? तो इसलिए जो आपकी रियल इनकम है वो अभी भी सेम. एट न्यू इक्विलिब्रियम योर रियल इनकम विल आल्सो बी सेम. लेकिन जो आपका नॉमिनल आउटपुट है, यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू है, ठीक है, वो इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है? नॉमिनल आउटपुट एंड इनकम हैज इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन. एंड क्योंकि देखिए एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो हमें लगेगा कि नेशनल इनकम जो है वो भी राइज हुई है, लेकिन वो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से राइज हुई है, यानी कि सिर्फ नॉमिनल राइज हुई है. यहाँ पे जो रियल राइज है वो नहीं हुई है. रियल आउटपुट जो है वो अभी भी सेम है, पहले की तरह ही है. तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशनरी गैप के केस में आपको समझने के लिए, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे रियल आउटपुट, रियल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तो सेम है, बस नॉमिनल एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू एंड नेशनल इनकम की वैल्यू यहाँ पे राइज हुई है बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइस. डन? ओके, देखिए अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक और छोटी सी पॉइंट है जो आपकी बुक में दी गई है, तो चलिए उसको भी समझते हैं. इन द केनेशियन मॉडल neither wages nor interest rates will decline in the face of abnormally high unemployment and excess capacity. देखिए, मान लीजिए अभी रिसेशन के टाइम है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट अभी चल रही है, ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप अभी चल रही है. तो इस टाइम पे क्या होगा? देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था, पहले मैं वो बता देती हूँ. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, वेज रेट को कम करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखिए जब रिसेशन होता है तो आपको आउटपुट कम प्रोड्यूस करना है इस टाइम पे, राइट? क्योंकि डिमांड कम है, तो आउटपुट अगर कम प्रोड्यूस करना है सप्लायर्स को तो उनको लेबर की जरूरत भी कम होगी, है ना? तो अगर लेबर की कम जरूरत है तो लेबर की जो रेट है, वेज है, उसको कम होना चाहिए, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था. अब अगर वेज रेट कम होगी तो क्या होगा? प्रोड्यूसर्स को, लेबर्स को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? उनको जॉब से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो उनका काम है उस हिसाब से कम वेज दे दो, जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कम वेज दे दो. और फ्यूचर में कभी लेबर की जरूरत पड़े तो तुरंत एक्स्ट्रा लेबर हायर कर लेना, क्योंकि वैसे ही लेबर की प्राइस कम है, ठीक है? तो इस तरह से क्या है, हम बहुत ज्यादा सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट होने से यहाँ पे इकोनॉमी को बचा सकते थे. एंड धीरे धीरे जब रिकवर होगा तो हम लोगों को एम्प्लॉय करके अनएम्प्लॉयमेंट कम भी यहाँ पे कर सकते थे, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था. लेकिन कीन्स क्या कहते हैं कि एक्चुअल इकोनॉमी में ना वेज रेट कम नहीं होती, वेज रेट सेम ही रहती है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप वेज कम करते हो, किसी की इनकम कम करते हो ना, तो वो रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है. आप खुद ही सोचो, कल तक आपको जो इनकम मिल रही थी, अब आपका बॉस कहेगा कि कल से मैं आपका इनकम हाफ कर दूंगा, तो क्या आप उस चीज से अग्री करोगे? नहीं करोगे, राइट? आप प्रोटेस्ट करोगे. लोग लेबर यूनियंस के पास जाते हैं और वो भी प्रोटेस्ट करते हैं और एक मिनिमम वेज सब कहते हैं कि नहीं, इससे कम नहीं कर सकते. तो एक्चुअल में जो लेबर कम करने का जो यहाँ पे वेज रेट कम करने का जो यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने बताया ना, ये रियल लाइफ में करना बहुत मुश्किल है. अब क्योंकि आप वेज कम नहीं कर सकते तो सप्लायर्स क्या करते हैं, सीधा ही इनको काम से निकाल देते हैं, फायर कर देते हैं. जितना उनको जरूरत है 1-2 लेबर्स ही वो रखेंगे और जो एक्स्ट्रा लेबर्स है सबको काम से निकाल देंगे, ठीक है? तो इस वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट और भी यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज होगी. एंड जब लेबर वापस जब सप्लायर्स वापस प्रोडक्शन करना स्टार्ट भी करेंगे ना, तब भी वो न्यू जो लेबर्स है उनको हायर करने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि जो वेज रेट है वो अभी भी उनके लिए काफी ज्यादा है, ठीक है? अगर वेज रेट कम होता तो फिर वो हायर भी कर लेते, लेकिन क्योंकि वेज रेट सेम है तो उनको महंगा पड़ रहा है अब, ठीक है?
तो इसलिए वो हायर नहीं करेंगे। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ना, वो रिसेशन के टाइम में काफ़ी लंबे टाइम तक परसिस्ट करता है, ऐसा कीन्स का मानना था। अब सिमिलरली इंटरेस्ट रेट की भी यहाँ पे बात करी है, तो इंटरेस्ट रेट के केस में भी सेम है। देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था इंटरेस्ट रेट के केस में, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मैं लिख देती हूँ। देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि रिसेशन के टाइम पे लोग लोन कम लेते हैं प्रोड्यूसर्स, है ना, क्योंकि उनको ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो लोन कम लेंगे। तो बैंक को इस टाइम पे अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो लोन थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा पहले से, और क्या पता फिर प्रोड्यूसर्स जो है वो थोड़ा बहुत लोन भी लेना स्टार्ट करे लुकिंग एट दिस इंटरेस्ट। लेकिन कीन्स क्या कहते हैं इस चीज़ में, कीन्स कहते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट रेट भी सेम ही रहेगा, रियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं होता। क्योंकि देखिए जैसे वर्कर्स नहीं चाहते उनके वेज कम हो, वैसे बैंक भी नहीं चाहते कि उनके जो इंटरेस्ट है, उनका जो इनकम का सोर्स है वो कम हो, ठीक है, बहुत मुश्किल ही है कि वो कम करेंगे। तो इस वजह से अब क्या होगा, प्रोड्यूसर्स लोन भी नहीं ले पाएंगे काफ़ी टाइम तक रिसेशन में, ठीक है, और लोन नहीं ले पाएंगे तो फिर रिसेशन से ग्रोथ की तरफ मूव करना काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी लंबे समय तक ये रिसेशन वाला फेज चलता रहेगा, ऐसा कीन्स का मानना था। देखिए therefore output will remain at less than full employment rate as long as there is insufficient spending in the economy। तो इसलिए कीन्स कहते थे कि देखिए इकोनॉमी को अपने ही हाल पे हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अपने ही हाल पे छोड़ेंगे तो रिसेशन से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस टाइम पे इकोनॉमी को हमें बूस्ट करने की ज़रूरत है बाय इंक्रीजिंग स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी में मनी पंप करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को थ्रू फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज़। अब ये पॉलिसीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे रिसेशन में किस तरह की पॉलिसी आपको लगानी चाहिए, वो हमारे चैप्टर 7 एंड 8 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बस यहाँ पे कीन्स और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो डिफरेंस है ना सोच में, हम बस वही बता रहे हैं, ठीक है। कीन्स आर्ग्यूड दैट दिस वाज प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन से मूव आउट करने में इतना टाइम क्यों लगा, प्रिसाइसली यही रीज़न की वजह से कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते रहे कि ऐसा होगा, इकोनॉमी अपने आप सुधार लेगी, लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमी अपने आप नहीं सुधार पाई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी सेम रहा, वेज भी सेम रहा। तो इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन से निकलने में काफ़ी टाइम लगा। तो ये निकलने का शॉर्टकट कीन्स ने क्या बताया कि इकोनॉमी को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम कर सकते हैं थ्रू फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज, ठीक है। तो इसलिए कीन्स की जो बुक में फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बताई गई है इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में जो रिसेशन वाली सिचुएशन है उससे बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पे आपको समझना था। सो विद दिस इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब हम मूव करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। देखिए मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हो और आपने इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्ट किया, मतलब आपके अपने बिजनेस में आपने कुछ इन्वेस्ट किया। लेट्स से आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। आपने एक वर्कर को बुलाया और कहा कि प्लांट एंड मशीनरी बनवा दे, और इसका आपको पूरा खर्चा लगा ₹1000। सो ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए ये 1000 आपने वर्कर को दिया एज अ वेज, है ना। अब वर्कर की इनकम भी इंक्रीज हो गई बाय 1000 रुपीज़। तो देखिए पहली नज़र में एट अ फर्स्ट ग्लैंस देखने में हमें ऐसा लगता है कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे इकोनॉमी में जो इनकम है वो भी उतनी अमाउंट से ही बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने 1000 इन्वेस्ट किया, अब इससे वर्कर का वेज इंक्रीज हो गया बाय 1000। लेकिन देखिए इकोनॉमी में क्या होता है ना, जब आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या कुछ भी खर्चा करते हो इकोनॉमी में, तो वो सिर्फ उतने ही अमाउंट से इंक्रीज नहीं होता, उसे कहीं गुना ज़्यादा इंक्रीज होता है आपका नेशनल इनकम। क्योंकि ये जो 1000 है ना, अब ये कई बार सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में और ये कई जगह आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब ये जो फेनोमेनॉन है ना, ये बिल्कुल रिपल इफेक्ट की तरह है, ठीक है। रिपल इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए आप पानी में आपने एक पत्थर मारा, ठीक है। अब ये पत्थर मारने की वजह से पानी में एक रिपल आ गया, यानी कि एक लहर आ गई, ठीक है। अब ये फर्स्ट लहर क्या करेगी, ये दूसरी लहर को जन्म देगी, फिर ये दूसरा लहर तीसरी लहर को, फिर चौथा लहर,
तो ऐसे करते करते कई सारे रिपल बनेंगे पानी में, जस्ट बिकॉज आपने एक पत्थर मारा है ना। तो इसको हम कहते हैं रिपल इफेक्ट, यानी कि आपने एक बार एक्शन किया, एक बार आपने इन्वेस्ट किया, अब इकोनॉमी में उसका कई सारे रिएक्शंस होंगे, जिसकी वजह से जो नेशनल इनकम है ना इकोनॉमी में, वो कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। इसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये पूरा कैसे मल्टीप्लाई होगा, क्या क्या इफेक्ट होगा, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन बस आप अभी थ्योरी समझ लो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या, ठीक है। अगर आप इनिशियली इन्वेस्ट करोगे कुछ अमाउंट इकोनॉमी में एंड उसकी वजह से आपका नेशनल इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है इकोनॉमी में, तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए, हाउ मच डज अ 1 यूनिट इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग रेज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखिए, आपने 1 रुपी लेट से ऑटोनोमस स्पेंडिंग किया, यानी कि बाहर से इकोनॉमी में आपने इन्वेस्ट किया 1 रुपीज या स्पेंड किया 1 रुपीज, ठीक है। अब उसकी वजह से इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम कितनी बार बढ़ेगी। देखिए, इट माइट सीम दैट 1 यूनिट इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग शुड रेज द इक्विलिब्रियम इनकम बाय 1 यूनिट ओनली सिंस इनकम इक्वल्स एग्रीगेट डिमांड इन एन इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम की बराबर होती है ना। तो हमें लगता है कि अगर हम एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड हम बढ़ा रहे हैं ना, तो अगर हम इसको 1 यूनिट से बढ़ाए तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई भी या इनकम भी 1 यूनिट से बढ़नी चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं, ये हम सिंपलिस्टिक सोच रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। दिस इज इनकरेक्ट। द एक्चुअल इफेक्ट इज larger than 1 unit. The increase in income occurs through multiple rounds of spending and not just a one-time increase. देखिए, जो वन टाइम आपने इंक्रीज किया ना वो 1000 रुपीज, अब वो कई बार सर्कुलेट होगी इकोनॉमी में और नेशनल इनकम कहीं ज्यादा बार इंक्रीज करेगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर which describes how initial increase in investment lead to a larger overall increase in the national income. ठीक है, इतना थ्योरी आपने समझ लिया। तो चलिए अब इकोनॉमी में एक्चुअली ये कैसे मल्टीप्लाई होता है हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, अब इकोनॉमी में एक्चुअली ये मल्टीप्लाई कैसे होता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए बिजनेस ने क्या किया, इन्वेस्ट किया उसने कैपिटल गुड्स में, ठीक है। लेट्स से कुछ कंस्ट्रक्ट किया, प्लांट एंड मशीनरी या फिर बिल्डिंग कुछ कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अब उसके लिए वो क्या करेगा, वर्कर्स को हायर करेगा, है ना। अब वर्कर्स को हायर करेगा तो उसको पे भी करेगा, तो इससे क्या होगा, जो वर्कर की वेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर वर्कर की वेज इंक्रीज होगी तो वर्कर की जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो वो खर्च कर सकते हैं पैसा, वो इंक्रीज होगी, है ना। और जब भी किसी इंसान की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होता है, उस इंसान की डिमांड इंक्रीज होती है। अब वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज, इकोनॉमी में जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, राइट। अब जब डिमांड इंक्रीज होता है तो अब सप्लायर्स क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर आउटपुट। डिमांड के अकॉर्डिंग वो आउटपुट को भी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए, बिजनेस रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग आउटपुट। अब ये इंक्रीज्ड आउटपुट बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मोर वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, मोर रॉ मटेरियल्स बाय करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, फर्दर वेज में इंक्रीज होगी वर्कर्स की एंड रॉ मटेरियल सप्लायर की भी इनकम में इंक्रीज होगी, है ना। तो देखिए, यहाँ पे फर्दर वेज में इंक्रीज हुई है। अब इसके बाद क्या होगा, अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगा। देखिए, वेज इंक्रीज का प्रोसेस यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो वापस से हम यहीं पे पहुंच गए। अब दोबारा से ये शुरू होगा, इंक्रीज इन वेज यानी कि इंक्रीज इन डिस्पोजेबल होगा, वापस गुड एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेंगी, वापस फर्म्स रिस्पॉन्ड करेगी बाय इंक्रीजिंग आउटपुट, वापस से ये ज्यादा वर्कर्स को हायर करेंगी एंड वापस से ये फिर वेज में इंक्रीज होगा, फिर ये सर्कल वापस यहीं पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से देखिए, आपने इनिशियली इकोनॉमी में पैसे क्या डाल दिया था थोड़ा सा, अब क्या होगा, ये पैसे कितनी बार यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, कितनी बार ये सर्कल में घूमती रहेंगी। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे नेशनल इनकम क्या होगा, ये कई बार मल्टीप्लाई होगा, कई बार इंक्रीज होगा।
तो ये प्रोसेस होता है, इसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपने शुरू में आपने क्या किया, स्टार्ट में ये सर्कल के बाहर से आपने कुछ पैसे अंदर डाल दिए सर्कल में, है ना, उसको हम कहते हैं आपने ऑटोनोमस स्पेंडिंग कर दिया, बाहर से कुछ डाल दिया। अब उसकी वजह से सर्कल में ये कहीं बार ये घूमती रहेगी एंड नेशनल इनकम को कई बार यहाँ पे इंक्रीज कराएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मल्टीप्लायर का। ओके, देखिए, मल्टीप्लायर रिफर्स टू द phenomenon whereby increase in investment expenditure will lead to a proportionately larger change or multiple changes in the equilibrium level of national income. The investment multiplier explains how many times the equilibrium aggregate income increases as a result of an increase in autonomous investment. आपने बाहर से थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, ठीक है, थोड़ा सा पैसे डाल दिया इकोनॉमी में, अब उसके वजह से जो नेशनल इनकम है, ठीक है, वो कितनी बार इंक्रीज, कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, वही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। When the level of investment increases by an amount, let's say delta I, and the equilibrium level of income will increase by some multiple amounts, let's say delta Y. So the ratio of delta Y to delta I is called the investment multiplier, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इनिशियली जो आपने एडिशनल इन्वेस्ट किया उसको हम लेट्स से डेल्टा आई, ठीक है, डेल्टा आई इज ₹1000। अब इसकी वजह से जो नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ ना, उसको हम डेल्टा वाई कहेंगे। डेल्टा वाई लेट्स से 5000 हो गया, ठीक है, 5000 से इंक्रीज हो गया नेशनल इनकम बिकॉज यू स्पेंड ₹1000 इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ, तो ये इजी है पता लगाना। सिंपली आप 5000 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो आपको पता चला कि 5 टाइम्स आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो गया, है ना। और इसी ये 5 को हम क्या कहेंगे, इसको मल्टीप्लायर कहेंगे एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, ठीक है। ओके, तो देखिए के इज बेसिकली योर डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, यानी कि नेशनल इनकम में कितना चेंज हुआ बिकॉज यू चेंज, you made some additional investment. For example, if the change in investment is 2000 million rupees, 2000 million, या कि डेल्टा वाई आपका कितना है 2000 million, right? And it causes, sorry, डेल्टा वाई नहीं, डेल्टा आई है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का है, राइट। सो देखिए डेल्टा आई यहाँ पे आपका है 2000 million and it causes a change in national income of 6000 million. So डेल्टा वाई यहाँ पे कितना हुआ 6000 million. So मल्टीप्लायर कितना हुआ यहाँ पे, सिंपली डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई आप कर दो। चेंज इन योर नेशनल इनकम 6000 डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट 2000, सो मल्टीप्लायर कितना हुआ 3, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। सो आई होप मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में। देखिए, फ्रॉम द अबव वी फाइंड दैट the marginal propensity to consume, MPC, is the determinant of the value of multiplier and that there exists a direct relationship between MPC and the value of multiplier. तो देखिए, अब ये मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में MPC कहाँ से आ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहाँ से आ गया। अब उसके लिए हम वो पूरा जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस था ना, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जब आपने इन्वेस्ट किया, आपने वर्कर्स को हायर किया था कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट। अब उसके बदले में आपने वर्कर को वेज दिया था, है ना। अब ये वेज की वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई थी और हमने अज्यूम किया था कि जो ये इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम है, इससे वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेगा। लेकिन देखिए, अब ये डिस्पोजेबल इनकम से एक इंसान कितनी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेगा, that will depend on its marginal propensity to consume. अगर उसका marginal propensity to consume ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा इंक्लिनेशन है गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करने का, फिर तो वो यहाँ पे ज़्यादा डिमांड करेगा, ठीक है। और ये डिमांड के रिस्पॉन्स में आउटपुट भी ज़्यादा बनाएंगे सप्लायर्स, ठीक है, और वो ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे। तो ये सारा चीज़ फिर इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ में होता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत कम है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इनकम है वो ऑलमोस्ट सारा सेव करता है, बहुत ही कम कंज्यूम करता है,
तो यहाँ पे उसके एडिशनल डिमांड कम होगी और इसके रिस्पॉन्स में आउटपुट कम बनेंगी बिकॉज डिमांड कम है, ठीक है। तो कम वर्कर हायर होगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ना मल्टीप्लायर का वो कम होता जाएगा। तो मल्टीप्लायर का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब देखिए अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ ना तो क्या होगा कि ये एंड में आते आते ज्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल जब पूरा दोबारा रिपीट भी होगा ना तो ज्यादा पैसे से यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर ठीक है, फिर यहाँ पे इंक्रीज होते होते फिर दोबारा ये सर्कल बनेगा यहाँ पे। तो देखिए जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है ना उतनी बार ये सर्कल घूमेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही सर्कल की स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है, ये डिस्पोजेबल इनकम जो मिला है, अब इसमें से आपने गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बहुत कम करी है, बाकी सारा पैसा आपने सेव कर दिया, ठीक है, तो यहीं से आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई। अब स्ट्रेंथ अगर यहाँ पहुंचते पहुंचते कम हो गई है तो ये दोबारा जो सर्कल यहाँ पे बनेगा ना इसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी और इसके बाद शायद दोबारा सर्कल रिपीट हो भी ना, क्योंकि जब तक आप यहाँ नीचे आओगे ना ये सर्कल से तब तक यहीं पे आपका जो पैसा है वो खत्म हो जाए मे बी, और ये दोबारा से ये यहाँ पे वापस जाए ही ना, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि पैसा कितना घूमेगा या कितने स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई होगा, वो डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि देखिए द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर डिपेंड्स इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द marginal propensity to consume and there exists a direct relationship between MPC and the value of multiplier, यानी कि जितना ज्यादा marginal propensity to consume उतना ही ज्यादा multiplier, ठीक है, समझ लिया आपने। क्योंकि propensity to consume अगर ज्यादा है तो इकोनॉमी में ही ज्यादा पैसे घूमता रहेगा ना, आप इकोनॉमी में ही ज्यादा डिमांड करोगे। लेकिन अगर कम है तो यहाँ पे आप इकोनॉमी से पैसे निकाल दोगे, आप सेविंग करोगे, ठीक है। तो इकोनॉमी से यहाँ पे क्या हो गया, पैसा लीक हो गया। जो यहाँ तक आपके पास पैसा आया था आपने वो यहाँ आगे फ्लो होने ही नहीं दिया, जो फ्लो है सर्कुलर फ्लो है उससे आपने यहाँ पैसे बाहर कर दिया और जिसकी वजह से अब ये फ्लो का स्ट्रेंथ है वो कम हो गया है। ओके, तो इसी चीज को चलिए हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं। ओके, सो देखिए हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर एमपीसी कम है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी कम होगा, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी हायर द एमपीएस लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। एमपीएस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर आप ज्यादा सेव करोगे तो मल्टीप्लायर ऑब्वियसली कम होगी, मल्टीप्लायर की स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। तो देखिए एमपीसी के साथ तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है मल्टीप्लायर का, लेकिन एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप को अगर हम एग्जैक्टली फॉर्मूला में लिखे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, सो इट विल लुक लाइक दिस। देखिए के यानी कि मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ये तो आपको पता ही था, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी, यानी कि के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी। तो ये मल्टीप्लायर एंड एमपीसी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आपको एमपीसी दिया है तो इस तरह से आप मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। अब ये फॉर्मूला में आपको दिखेगा कि हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर विल बी द वैल्यू ऑफ योर मल्टीप्लायर, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। एमपीसी का वैल्यू यूजुअली 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो एक हाई वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स टेक 0.8। तो इन दैट केस मल्टीप्लायर कितना होगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0.2, सो दिस विल गिव अस आंसर 5। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0.8 की जगह 0.2 ले, ठीक है, एमपीसी की वैल्यू कम ले, तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 0.8, दिस विल गिव अस द आंसर आई थिंक 1.125 या 25 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हायर आप एमपीसी लोगे तो मल्टीप्लायर भी हायर, अगर लोअर एमपीसी लोगे तो मल्टीप्लायर भी लोअर, ठीक है। तो इससे आपने समझ लिया कि एमपीसी एंड मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ओके ओके, तो चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। ओके ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज infinity when the value of MPC is 1. That is,
the economy decides to consume the whole of its additional income. देखिए अगेन K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC, ये हमने देखा राइट. अगर हम MPC की वैल्यू 1 ले ले, सो हाउ मच विल K बी? देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, दैट वुड बी 1 डिवाइडेड बाई 0. तो ये हमें वैल्यू देगा इन्फिनिटी. तो इस केस में आपका मल्टीप्लायर क्या होगा? इन्फिनिटी. देखिए अगर हम थ्योरेटिकली इसको समझे, MPC की वैल्यू 1 कब होगी? जब आप अपना सारा जो पैसा है वो कंज्यूम करोगे, कुछ भी नहीं सेव करोगे राइट. यानी कि कुछ भी लीकेज नहीं है. सर्कुलर फ्लो में आप सारा डाल रहे हो तो फ्लो चल ही रहा है. तो अगर फ्लो कंटिन्यूअसली चलेगा, कोई लीकेज नहीं होगा, तो आपका वो पैसा मल्टीप्लाई होता ही रहेगा. ठीक है, तो वो सर्कल घूमता ही रहेगा. इसलिए जो मल्टीप्लायर का वैल्यू है वो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स तक वो घूमता ही रहेगा. लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में लीकेजेस होती है, तो MPC कभी भी 1 नहीं होती, तो मल्टीप्लायर भी इन्फिनिटी नहीं होती. ओके, सो वी कंक्लूड दैट द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ MPS. देखिए अब हमने कहा है कि मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC, लेकिन हमें यह भी पता है कि 1 माइनस MPC तो बेसिकली MPS है राइट. तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई MPS, क्योंकि देखिए हमें पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है हमेशा, है ना. या तो आप कंज्यूम करोगे या तो आप सेव करोगे. सो 1 माइनस MPC क्या है ना, या MPS क्या है ना, सेम बात है. सो मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द MPS. ठीक है, आप लिख सकते हो K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई MPS ऑल्सो. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाया हुआ है. देखिए for example, if the value of MPC is 0.75, then the value of multiplier would be 1 divided by 0.25, that is MPC 0.75 है, तो MPS ऑब्वियसली कितना होगा यहाँ पे 0.25, तो उसी से यहाँ पे डिवाइड किया है, तो आपका मल्टीप्लायर आया है 4. ओके, सो देखिए द मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू कीन्स थ्योरी because it explains how shift in investment caused by changes in business expectation set off a process that causes not only investment but also consumption to vary. The multiplier shows how shocks to one sector are transmitted through the economy. देखिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ एक ही बार नेशनल इनकम चेंज नहीं होता राइट. फिर क्या होता है, किसी की वेज इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से उसने डिमांड किया, फिर उसकी वजह से जो सप्लायर है वो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ना. तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ही ये अफेक्ट करेगा. ठीक है, इट कॉजेज नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो कंजम्पशन टू वेरी. एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ही ये अफेक्ट करेगा. सो मल्टीप्लायर हमें क्या दिखाता है? इट शोज हाउ शॉक टू वन सेक्टर कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द इकोनॉमी. जब आप एक सेक्टर में चेंज लाओगे तो दूसरे सेक्टर में भी कैसे वो ट्रांसमिट होगा, है ना. आपने एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब वो वेज किसी को मिला, अब वो वेज शायद वो किसी और सेक्टर में किसी और गुड्स की डिमांड में खर्च करें, है ना. तो वो गुड की अब सप्लाई बढ़ेगी. तो देखिए एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कैसे ये ट्रांसमिट होता है. इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट डज नॉट गो एंडलेसली. द प्रोसेस ऑफ इनकम प्रोपगेशन स्लोज डाउन and ultimately comes to a halt, causes responsible for the decline in income acquired leakages. तो देखिए हमने कहा कि वो सर्कल में घूमता रहेगा, उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं ना. लेकिन देखिए धीरे धीरे लीकेजेस की वजह से सर्कल से ये पैसा बाहर भी तो आता रहेगा राइट. तो इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है इसकी ये कम होती जाएगी और फाइनली एक जगह पे जाके ये स्टॉप हो जाएगी, है ना. जितना ज्यादा आप लीकेज करोगे उतना ही जल्दी ये मल्टीप्लायर स्टॉप होगा. Okay. Income that is not spent on currently produced consumption goods and services may be regarded as having leaked out of the income stream. ठीक है, जो भी पैसे आप कंजम्पशन में खर्चा नहीं करोगे, सेव करोगे, उसे हम लीकेज कहते हैं. They have leaked out of the stream. और ये लीकेज की वजह से ही ये एंडलेसली कभी भी नहीं घूमेगा. ठीक है, मल्टीप्लायर एक जगह पे आके स्टॉप होगा. अगर कोई लीकेज ना हो, ऐसे हाइपोथेटिकल इकोनॉमी हो, तभी वो कंटिन्यूसली घूमेगा.
लेकिन ऐसा तो नहीं होता, लीकेज होता है ना। तो जो ये मल्टीप्लाई है, जो ये प्रोपैगेशन है, इंक्रीज इन इनकम है, वो एक जगह आके रुक जाएगा। ओके, if the increased income goes out of the cycle of consumption expenditure, there is leakage from the income stream which reduces the effect of the multiplier। ठीक है, जितना ज्यादा लीकेज उतना ज्यादा मल्टीप्लायर को ये कम करेगा। लीकेज reduces the effect of the multiplier। The more powerful these leakages are, the smaller the value of the multiplier। तो इतना आपने समझ लिया होगा, है ना। जितना ज़्यादा आप सेव करोगे या लीक करोगे वो सर्कुलर फ्लो से, पैसे बाहर निकाल दोगे, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा एंड एक पॉइंट में आके ये स्टॉप हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लीकेज कराती है पैसे को वो सर्कुलर फ्लो से। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू कॉजेस ऑफ लीकेज। ठीक है, देखिए, फर्स्ट इज योर प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन which result in no appreciable increase in consumption despite increase in income। देखिए, पहले तो हम सर्कुलर फ्लो बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हाउस होल्ड होता है एक जगह फॉर्म होती है, राइट, और पैसा ऐसे फ्लो करता रहता है, हाउस होल्ड से फॉर्म, फॉर्म से हाउस होल्ड। अब टैक्सेशन की वजह से क्या होगा, देखिए, हाउस होल्ड की इनकम तो इंक्रीज हुई, लेकिन ये एक्स्ट्रा इनकम इसको टैक्स के रूप में देना पड़ा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पैसा बाहर निकल गया फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। जितना भी हाउस होल्ड का इनकम इंक्रीज हुआ था, सारा वो यहाँ पे फॉर्म को नहीं दे पाया, इसको यहाँ पे बाहर निकालना पड़ा। सो दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ लीकेजेस। दूसरा, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड आइडल सेविंग और होल्डिंग ऑफ कैश बैलेंसेस एंड एन इक्विवेलेंट फॉल इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए, हाउस होल्ड के पास इनकम तो इंक्रीज हुई, राइट, लेकिन वो कंज्यूम नहीं करना चाह रहा, वो सेव करना चाह रहा है ये पैसे। ठीक है, तो ये वापस से पैसे फॉर्म को नहीं दे रहा। सिमिलरली, ये एज अ कैश होल्ड करना चाह रहा है पैसा, वो सारा पैसा यहाँ फॉर्म को नहीं देना चाह रहा है फॉर कंज्यूमिंग गुड्स। ठीक है, तो अगर ये कैश होल्ड करेगा, सेव करेगा पैसा, तो अगेन ये सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर निकालता है। ठीक है, सो इट इज डिस्टर्बिंग द सर्कुलर फ्लो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ लीकेजेस। Increased demand for consumer good being met out of existing stock or through import। देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, हाउस होल्ड को सामान चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स चाहिए, तो इसने फॉर्म को पैसा दिया, लेकिन फॉर्म के पास ऑलरेडी स्टॉक बचा हुआ था वो सामान का। ठीक है, तो फॉर्म ने यहाँ पे एडिशनल किसी को भी हायर यहाँ पे नहीं किया बनाने के लिए वो सामान, हाउस होल्ड से कोई भी इसने लेबर हायर नहीं किया। तो फॉर्म के पास तो यहाँ पे पैसा आया, लेकिन फॉर्म ने वापस हाउस होल्ड को पैसा नहीं दिया एज वेजेस, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा सामान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी स्टॉक थी। तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो में क्या हुआ, देखिए, सर्कुलर फ्लो यहाँ पे इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि हाउस होल्ड ने तो फॉर्म को पैसा दिया सामान के लिए, लेकिन फॉर्म ने कोई एक्स्ट्रा लेबर यहाँ पे यूज ही नहीं किया टू मेक प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स थे। तो फॉर्म से वापस हाउस होल्ड को पैसा यहाँ पे नहीं गया। ठीक है, और इंपोर्ट की भी यहाँ पे बातें करी गई है। ठीक है, जो ये सर्कुलर फ्लो है ना, ये हमारा डोमेस्टिक फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड नेशनल लॉ के बीच में है। ठीक है, अब अगर हाउस होल्ड कहीं बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, तो ये किसी और को बाहर के फॉर्म्स को पैसा दे रहा है। ठीक है, अपना, तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो में अगेन डिस्टर्बेंस आ रही है, क्योंकि सारा जो पैसा है वो डोमेस्टिक फॉर्म पे नहीं जा रहा, यहाँ पे बाहर कोई फॉरेन फॉर्म पे जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो कॉजिंग लीकेजेस। और फिर यहाँ पे देखिए, अनदर कॉज ऑफ लीकेज इज एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन परचेजिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स। देखिए, अगर आप एग्जिस्टिंग वेल्थ खरीदोगे तो अगेन सेम बात है, हाउस होल्ड तो फॉर्म को पैसा देगी, लेकिन फॉर्म से वापस हाउस होल्ड को नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लेबर यहाँ पे हायर नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हाउस होल्ड क्या कर रही है, ये शेयर्स खरीद रही है। ठीक है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज में अपना पैसा नहीं लुटा रही है, ये गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट को पैसा दे रही है और इसके बदले में गवर्नमेंट शेयर्स खरीद रही है। तो अगेन हाउस होल्ड इन सर्कुलर फ्लो से बाहर पैसे निकाल रही है। ठीक है, अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगी तो तभी ये फॉर्म्स के पास जाएंगी और वापस सर्कुलर फ्लो में आएंगी, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रही है, तो अगेन ये पैसा बाहर निकाल रही है सर्कुलर फ्लो से।
Okay. Now another cause of leakage is the undistributed profit of corporations. देखिए अगेन यहाँ पे हाउस होल्ड है, यहाँ पे फॉर्म है, राइट. अब सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, हाउस होल्ड अगर फॉर्म को देखिए कुछ कैपिटल देता है, राइट, और ये कैपिटल के बदले में फॉर्म को हाउस होल्ड को देना चाहिए प्रॉफिट, है ना. तो इससे सर्कुलर फ्लो कंप्लीट होती. लेकिन देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड ने कैपिटल तो दिया, लेकिन फॉर्म ने वापस यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया. फॉर्म ने अपने पास ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखा, ठीक है. तो दिस इज अगेन कॉजिंग द डिस्टर्बेंस इन सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो में क्या होना चाहिए, जितने भी फॉर्म के पास इनकम आया सारा का सारा हाउस होल्ड को वापस देना चाहिए, है ना. लेकिन फॉर्म ने जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो अपने पास ही रिटेन करके रखा कि चलो फ्यूचर में काम आ जाए, ठीक है. तो सारा यहाँ पे जो फॉर्म की इनकम है हाउस होल्ड को यहाँ पे नहीं जा रही. सो दिस इज अ कॉज ऑफ लीकेज. पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन इनकम यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेट. अब हाउस होल्ड की यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो गई, लेकिन इससे वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम नहीं कर रहा, लेकिन इससे वो क्या कर रहा है, पास के इसके कुछ डेट थे तो वो पेमेंट में यहाँ पे पैसे वो दे रहा है. सो अगेन सर्कुलर फ्लो से बाहर यहाँ पे पैसे जा रहा है, ठीक है. इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन. देखिए अब क्या है कि जितना भी आउटपुट फॉर्म प्रोड्यूस कर सकता था उसने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है. अब स्टिल हाउस होल्ड अगर इन्वेस्ट कर रही है फॉर्म्स में, तो फॉर्म्स क्या करेगी, देखिए हाउस होल्ड से वो एक्स्ट्रा लेबर यहाँ पे हायर नहीं करेंगे, क्योंकि जितना उसको बनाना था वो बना चुका है, राइट, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में. तो हाउस होल्ड तो इन्वेस्ट करेगी, लेकिन फॉर्म ये वापस हाउस होल्ड को पैसे नहीं दे पाएगी एज फैक्टर इनकम. तो अगेन ये इनकम्प्लीट हो जाएगा सर्कुलर फ्लो, ठीक है. इसके वजह से क्या होगा, सिर्फ हाउस होल्ड का पैसा फॉर्म को जाएगा, फॉर्म फिर प्राइस इंक्रीज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है. तो ये वापस से इनकम हाउस होल्ड के पास नहीं आएगा. सो दिस इज अ कॉज ऑफ लीकेजेस. एंड स्केर्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्पाइट हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देखिए हाउस होल्ड के पास जो इनकम है वो तो चाह रहा है कि उसको मैं पूरा फॉर्म को दूँ, सारा कंज्यूम करूँ, लेकिन फॉर्म के पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो सारा सामान बना पाए, ठीक है. तो इस वजह से क्या होगा, फॉर्म वापस एज फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को नहीं दे पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग है ही नहीं या इतना रिसोर्सेज है ही नहीं कि फॉर्म पूरा ये हाउस होल्ड का डिमांड पूरा करे, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ लीकेज. तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ कॉजेज ऑफ लीकेजेस पढ़े. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम. ओके, अब आखिरी कुछ पॉइंट्स है इस टॉपिक में, ठीक है. इसके बाद फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा. देखिए, द एमपीसी ऑन विच द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम डिपेंड्स is high in underdeveloped countries, but ironically the value of multiplier is low. देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एमपीसी की वैल्यू है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वो काफ़ी हाई रहती है. देखिए अब हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से तो अगर एमपीसी हाई है तो मल्टीप्लायर भी हमारा हाई होना चाहिए, राइट. लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता. आयरॉनिकली the value of multiplier is low despite high MPC. इसकी क्या वजह है, देखिए, due to structural inadequacies, increase in consumption expenditure is not generally accompanied by increase in production. देखिए अगर आप वो मल्टीप्लायर का प्रोसेस याद करें तो जब उसका डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होता था वर्कर्स का, तो वो डिमांड ज़्यादा करते थे, राइट. एंड ये डिमांड के बदले में आउटपुट इंक्रीज करते थे सप्लायर्स, है ना. और इसकी वजह से अगेन जो इनकम है, ठीक है, आउटपुट की वजह से लोग हायर करना पड़ता, वेज देना पड़ता, तो लोगों की अगेन यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है. लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आउटपुट यहाँ पे बन नहीं पाता. तो सर्कुलर फ्लो यहाँ आके ना थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि जितना डिमांड है उतना आउटपुट नहीं बनता, तो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम वापस इंक्रीज नहीं हो पाता, ठीक है. तो सर्कुलर फ्लो का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे आके वीक हो जाता है. सो दैट्स वाई जो मल्टीप्लायर है वो उसका वैल्यू यहाँ पे कम होता है. ओके, इंक्रीज डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स कॉन्सिक्वेंट ऑन इंक्रीज इनकम डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन रियल आउटपुट, रादर प्राइस टेंड टू राइट. अब यहाँ पे वो ज़्यादा आउटपुट बना नहीं पाएंगे, ठीक है, तो रियल आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी, तो रियल डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो पाएंगे, ठीक है. डिमांड ही ज़्यादा रहेगा सप्लाई से, तो सिर्फ प्राइस ही राइज होगी, ठीक है. यहाँ पे मनी ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मल्टीप्लाई होके ज़्यादा आउटपुट नहीं बन पाएगी. डन.
सो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी। अब अगले वीडियो में हम 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन बिफोर यू गो आई लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 ऑफ सीए फाउंडेशन बिजनेस। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट? तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिले। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है? और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूं और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है। सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट? और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इम्प्रूव करोगे। ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।